तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेमन येलो एंड फिग बाय मनोहर मालगोनकर। तो चलिए हमारी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो मनोहर मालगोनकर, इनका जो जन्म है वो 12 जुलाई 1913 जगलबेट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों वो एक इंडियन राइटर थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों लिखा करते थे। दोस्तों वो आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ बिग गेम हंटर, सिविल सर्वेंट, माइन ओनर और फार्मर भी थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम, अ कॉम्बैट ऑफ शैडोज, द मैन हु किल्ड गांधी एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 14 जून 2010 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। स्टोरी में आगे जाने से पहले सबसे पहले हम जो है वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो कि इस स्टोरी में हमारे लिए मेजर कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब अगर बात करें स्टोरी के कैरेक्टर्स की तो हमारा सबसे पहला यानी कि अहम कैरेक्टर आता है नरेटर। यहाँ पर उनका नाम तो मेंशन नहीं किया गया है लेकिन वो मेन सेल्समैन है। ये जो है वो स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है जो बॉम्बे में एक साड़ी और चोली की दुकान में काम करता है। ईमानदार है, मेहनती भी है, लेकिन आखिर में जो है वो मतलब कि ट्रिक्स्टर्स के चक्कर में अपनी नौकरी खो देता है। इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है मिस्टर रत्नम। दोस्तों ये जो है वो साड़ी और चोली की दुकान का मालिक है जो कि बैंगलोर में रहता है और लूम्स का काम देखता है। साथ ही साथ इसकी एक बड़ी सी मील भी है। ईमानदारी और ऑनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है मिस्टर रत्नम की बेटी। दोस्तों ये जो है वो सुबह शॉप में आती है और कुछ सामान खरीदती है और पहले कस्टमर का जो है वो रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है मिस्टर रत्नम की बहन। दोस्तों ये भी एक कस्टमर की तरह दुकान में आती है जहाँ से वो साड़ियाँ खरीदती है और ये जो है वो मतलब कि ये भी एक तरीके से कस्टमर का रोल ही प्ले करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसे यहाँ पर जो है वो छोकरा करके मेंशन किया गया है। ये एक लड़का है जो अगले शॉप में जो है वो मतलब कि काम करता है और ओकेजनल काम करने वाला लड़का है जो कि हमारे नरेटर के लिए एनवेलप ले जाने का काम करता है या फिर छोटे मोटे काम हमारे नरेटर के लिए करता रहता है। यानी कि जो सेल्समैन मैंने बताया था आपको हमारे स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर, उसके लिए ये काम करता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टोरी में इस लड़के को छोकरा करके कहा गया है। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि मेजर और माइनर कैरेक्टर्स। ये जो लड़का है वो बेसिकली माइनर कैरेक्टर है लेकिन ये जो चार मैंने कैरेक्टर्स बताए थे वो हमारे मेजर कैरेक्टर है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो स्टोरी है वो हमारे जो नरेटर है यानी कि जो मेन सेल्समैन है और मिस्टर रत्नम है और जो ट्रिक करने वाली जो उनकी बेटी और बहन है उनके अराउंड घूमती है। और साथ ही साथ जो बाकी माइनर कैरेक्टर्स है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक लड़का जो हमारे नरेटर के लिए एनवेलप ले जाने का या फिर लाने का काम करता है या फिर कुछ छोटे मोटे काम करता है जिसको इस स्टोरी में छोकरा करके मेंशन किया गया है, वो भी इस स्टोरी का यानी कि माइनर कैरेक्टर है यानी कि हिस्सा है जिसको हम पढ़ते पढ़ते समझ ही लेंगे। तो चलिए हमारी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारे जो नरेटर है यानी कि हमारे जो सेल्समैन है वो कहते हैं कि मेरी नौकरी चली गई है। और सच बताऊं तो वो काफ़ी अच्छी नौकरी थी। मुझे बस पूरे दिन दुकान में बैठना होता था और सिर्फ साड़ी और चोली के टुकड़े बेचने होते थे और कुछ भी नहीं बेचना पड़ता था। ये साड़ी और चोली के जो टुकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे होते थे। खास तौर पर मिस्टर रत्नम की छोटी मील में बैंगलोर में बनाए जाते थे और सिर्फ मेरी दुकान के थ्रू ही बॉम्बे में बिकते थे। मतलब कि मुझे बस अपनी दुकान संभालनी थी और ये खास और क्वालिटी वाले कपड़े ही यहाँ पर बिकते थे और मुझे सिर्फ यही बेचना पड़ता था। और नौकरी का जो काम है वो बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल था। दोस्तों आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि ये जो साड़ी और चोली के टुकड़े थे वो धीरे धीरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगे थे और पिछले ही हफ्ते मैंने उनका जो है वो 1000 रुपये का सामान बेच दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि जल्दी ही जो है वो बिक्री और भी बढ़ जाएगी। एक्चुअली मैंने मिस्टर रत्नम को लिखा भी था कि मुझे और भी ज़्यादा स्टॉक भेज दो। अगर मैं हर महीने 5000 रुपये का सामान बेच पाता तो मुझे महीने के 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। हाँ ये जो काम है वो सच में अच्छा था लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहा। बस तभी ख़त्म हो गया जब मैं एक अच्छा सेल्समैन बनने लग रहा था और जो है वो मतलब कि दुकान चलाने की छोटी मोटी ट्रिक सीख रहा था। मैं लकी था कि मुझे ये नौकरी मिली।
क्योंकि मुझे इस तरीके के काम का कोई भी एक्सपीरियंस कभी नहीं था। मिस्टर रत्नम ने ये बिल्कुल भी छुपाया नहीं था कि उन्होंने मुझे सिर्फ अपने अंदाजे से रखा है, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लगता है। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट का रिप्लाई दिया था और मिस्टर रत्नम जो कि बैंगलोर से आए थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था। दोस्तों, आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि ये मिस्टर रत्नम ही थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लगता है। उन्होंने बोला कि वो सिर्फ ईमानदारी देख रहे हैं। उनके पहले वाला जो सेल्समैन था वो बॉम्बे में पैसे और 6 शॉर्ट सिल्क की साड़ी चुरा के भाग गया था। मिस्टर रत्नम ने तुरंत मुझे जो है वो नौकरी दे दी थी और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि मैं बस ईमानदारी देख रहा हूँ, मुझे बस ईमानदारी चाहिए और कस्टमर्स के साथ अच्छा बर्ताव। मैं तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए ट्राई करूँगा और अगर मैं तुम्हारी ईमानदारी और कस्टमर्स को संभालने के तरीके से खुश हो गया तो तुम्हें ये जो नौकरी है वो परमानेंट मिल जाएगी। हमारे नरेटर सोचते हैं कि ऑफ कोर्स मैं ईमानदार हूँ और मेहनती भी हूँ। दूसरे ही हफ्ते मैंने पहले वाले सेल्समैन से ज़्यादा साड़ियाँ और चोली बेची थी, जितने की उसने जो है वो किसी हफ्ते में भी बेची होगी। ये जो है वो दिवाली के एक हफ्ते पहले का टाइम था जब लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इसलिए शायद बिक्री ज़्यादा हुई या फिर मेरी जो बेचने की स्किल है वो उसके वजह से भी हो सकता है। वैसे भी मेरे पास अपने काम को लेकर खुशी महसूस करने का पूरा रीज़न था। इस तरीके से हमारे नरेटर यहाँ पर बता रहे हैं। दोस्तों, आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि ये सब तब तक था जब तक कि इस सुबह तक, यानी कि इस प्रेजेंट तक, प्रेजेंट मोमेंट तक, यानी कि अब जो है वो प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी तक तो हमारे नरेटर ने जो है वो आप बीती बताई कि उनके साथ क्या हुआ था पीछे। अब जो है वो हमारे प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखते हैं। हमारे नरेटर कहते हैं कि मैं शादी करने और सेटल होने के सपने देखने लगा था। बॉम्बे एक अच्छा शहर है पंजाब के रेफ्यूजी के लिए सेटल होने के लिए। जब मैंने सुबह दुकान का शटर खोला तभी एक औरत आई। वो बिल्कुल पिक्चर जैसी सुंदर थी और मुझे खुशी हुई कि आज की पहली सेल में उसी को करूंगा। हम अग्रवाल दुकानदार वाले जो है वो थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग मान लेते हैं कि दिन की सक्सेस बोनी पे डिपेंड होती है, यानी कि पहली सेल पे या फिर पहली बिक्री पे। मुझे पूरा यकीन था कि ये जो कस्टमर है वो मुझे गुड लक देगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो उस औरत ने जो है वो एक लेमन कलर की सिल्क साड़ी चूज़ की, बिल्कुल सिंपल, बिना किसी गोल्ड काम के, और उसके मैचिंग चोली पीस भी लिया। उसका जो रंग है वो थोड़ा डार्क था और मुझे लगा कि येलो उस पर सूट नहीं करेगा, लेकिन ये सब बताना मेरा काम नहीं था। यानी कि ये सब बताना जो है वो मेरा काम नहीं होता है कि कस्टमर्स को जो है वो क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो जो भी चूज़ करते हैं वो उसमें मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। दोस्तों, आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि जब मैं उस औरत के लिए बंडल पैक कर रहा था तब मुझे उसका परफ्यूम महसूस हुआ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम था। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि सुबह के टाइम के लिए ये जो परफ्यूम है वो थोड़ा हैवी है, लेकिन अच्छा परफ्यूम था और दुकान जो है वो महक उठी थी। बिल जो है वो 40 रुपए का था और उसने मुझे एक नया क्रिस्प 100 रुपए का नोट दिया था। मैंने उसको साथ ही साथ जो है वो उसके बचे हुए पैसे रिटर्न कर दिए। मिस्टर रत्नम ने कहा था कि दिन की शुरुआत जो है वो कैश बॉक्स में सिर्फ एक 100 रुपए के छोटे नोट से करनी चाहिए। एक्चुअली वो कैश के मामले में थोड़े ज़्यादा ही पर्टिकुलर थे। दिन की शुरुआत के लिए जो है वो एक 100 रुपए का नोट जो है वो कैश बॉक्स में रखा जाता था और बाकी की जो जितनी भी बिक्री होती थी वो शाम में उनके मुनीम को दे दी जाती थी। अब यहाँ पर जो है वो इतनी बातें होने के बाद जाने से पहले वो जो यंग लेडी थी उसने मुझे एक स्माइल दी और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश मैं उसको साड़ी देने की पोजीशन में होता, बेचने की नहीं। आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो साड़ी और चोली पीसेस वापस रखे तभी एक दूसरी औरत जो है वो दुकान में आई। वो बड़ी थी और ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो प्रॉस्पेरस लग रही थी क्योंकि उसके बड़े डायमंड के ईयर क्लिप्स थे, हेक्सागोनल शेप के, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि जैसे ही वो औरत दुकान में आई तो मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आई। मेरा नाक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ये समझने के लिए जो है वो सेंसिटिव नाक की ज़रूरत भी नहीं है कि ये वही परफ्यूम था जो कि इससे पहले वाली औरत ने यूज़ किया हुआ था। बिल्कुल अलग सा, पहचानने लायक था। शुरुआत में मुझे ये सब अनयूजुअल भी नहीं लगा। मैंने जो है वो अपनी बेस्ट स्माइल दी और उसको साड़ियाँ दिखाना शुरू किया। उसको एक कलर चाहिए था जो कि हमारे बिजनेस में, यानी कि हमारे ट्रेड में फिक कलर के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीन और रेड कलर के थ्रेड्स का मिक्सचर होता है जो कि साउथ इंडियन औरतों में काफ़ी पॉपुलर है। मैंने उस शेड के उसे कई सारी साड़ियाँ दिखाई, लेकिन जब मैं उसको प्राइस का डिफरेंस समझा रहा था तभी मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि ये दोनों परफ्यूम सेम होने का कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी अचानक ख्याल आया कि शायद ये दोनों औरतें एक ही घर की होनी चाहिए।
दोस्तों इसके बाद हमारे नरेटर कहते हैं कि मुझे जो है वो एक ट्रिक याद आ गई जो कि रिसेंटली एक दूसरे शॉपकीपर के साथ हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक यंग लेडी जो है वो सुबह सुबह उसके शॉप पे आई थी और नए 100 रुपीज़ का नोट उसे दिया, जिसे कि शॉपकीपर ने जो है वो उसे चेंज भी करके वापस दे दिया था। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि उसी के साथीदार दूसरी औरत जो है वो उसकी शॉप में आई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी और बहुत ही कूलली जो है वो अपना चेंज मांग लिया था। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि अभी तक उस औरत ने कोई पैसा जो है वो पे ही नहीं किया था। और जब शॉपकीपर ने उसकी गलती पॉइंट आउट की तो उसने पुलिस को बुला लिया और कंप्लेंट कर दी कि उसने अभी अभी शॉपकीपर को एक 100 रुपीज़ का नोट दिया था, जो कि जो है वो उस दुकानदार ने कैश बॉक्स में रख लिया और अब वो उसे चेंज नहीं दे रहा है। हाँ, उसको नोट का नंबर भी याद था और सच में वो जो नंबर है वो कैश बॉक्स में रखे हुए नोट से मैच भी करता था। शॉपकीपर के पास जो है वो और कोई भी ऑप्शन नहीं था वो नोट वापस करने के अलावा, और ये जो है वो बहुत ही सब कुछ परफेक्टली फिट भी हो रहा था। दोस्तों आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि ये बहुत ही गंदा ट्रिक था लेकिन काम कर गया, और अब लगता है कि ये जो दोनों औरतें मेरी दुकान में आई है ये ही ट्रिक मेरे ऊपर ट्राई कर रही है। ये सोचकर शौक लगा कि पहली कस्टमर जैसी सुंदर लड़की ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन अब टेंशन लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मुझे फास्ट काम करना था वरना पकड़ा जा सकता था। मैंने क्या किया कि फिक कलर साड़ी देख रही लेडी से कहा कि 1 मिनट, थोड़ी और साड़ी है इसी शेड में, मैं ले आता हूँ आपके लिए। कैश बॉक्स जो है वो टेबल के कॉर्नर पर था और एक टॉल शेल्फ से छुपाया हुआ था जिससे कि लेडी उसे देख ना पाए। मैंने क्या किया कि बॉक्स खोला और पहली वाली लेडी के दिए हुए 100 रुपीज़ नोट को मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों हमारे नरेटर आगे कहते हैं कि मैंने नोट को जो है वो एनवलप में रखा और एड्रेस लिखा मेरे भाई के नाम पर, जो कि कुछ ही 100 यार्ड्स दूर जो है वो दूसरे शॉप में काम करता था। फिर मैंने एक लड़के को बुलाया जो कि अगले शॉप से कभी कभी काम करता था। दोस्तों ये वही लड़का है जिसे यहाँ पर छोकरा करके मेंशन किया गया है, और कैजुअली जो है वो उसको एनवलप दे दिया। मैंने कहा कि ये कृपा राम की शॉप पर ले जाओ और मेरे भाई को दे दो। फिर खुद से खुश होकर स्माइल करते हुए मैंने फिक कलर साड़ी के एक और रैक से 3 साड़ियाँ उठाई और अपनी कस्टमर के पास वापस गया। यहाँ पर हमारे नरेटर कहते हैं कि मैं उसके पास से जो है वो मतलब कि 1 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसको ये जो साड़ियाँ है वो काफ़ी पसंद आई थी। वो 2 साड़ी जो है वो बार बार देख रही थी, जैसे कि डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि कौन सी बेटर है, और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था उसकी प्ले एक्टिंग पे। अब हमारे नरेटर कहते हैं कि मैंने उस औरत से कहा कि दोनों क्यों नहीं ले लेती, दोनों ही आप पे जो है वो बहुत ही सूट करेंगी। और उसने कहा कि हाँ मैं दोनों ही ले लेती हूँ, और एक बड़ी सी स्माइल दी। उसने जो है वो दोनों साड़ी ले ली और पे भी किया, टोटल 90 रुपीज़। और उसने जो है वो मतलब कि सभी 3-3 रुपीज़ के नोट में पे किया था। मैंने नोट्स को जो है वो ध्यान से देखा और सोचा कि क्या ये किसी पुरानी ट्रिक का कोई नया एंगल है, लेकिन नोट्स जो है वो बिल्कुल ही सही थे। साफ था कि मैंने जो है वो उसको गलत जज किया। थोड़ा शर्मिंदा फील हुआ अपने आप पर, लेकिन खुशी भी हुई क्योंकि मैंने ओपनिंग के आधे घंटे में ही 2 अच्छी सेल्स कर दी थी। और जैसे ही वो लड़का वापस आया मैंने उसे जो है वो कॉफ़ी और पान मसाला लेने के लिए भेज दिया था। फिर दोस्तों आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि मैंने मिस्टर रत्नम को दुकान की तरफ आते देखा, जो कि इस दुकान के मालिक थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो बॉम्बे में है। वो बैंगलोर में रहते हैं और लूम्स का काम देखते हैं। जब वो दुकान में आए तो उनका चेहरा जो है वो खुशी से भरा हुआ था, और जब वो बैठ गए तो मैंने उन्हें बता दिया कि दुकान अच्छा काम कर रही है और जल्दी ही और स्टॉक चाहिए होगा। तो मिस्टर रत्नम कहते हैं कि तुम जितना चाहे उतना स्टॉक ले सकते हो बेटा, दुकान का काम ही है कि जितना हो सके उतना बेचना। बस मैं यही देखना चाहता हूँ कि मैं तुमसे पहले वाले जैसे डिसअपॉइंटेड ना हो जाऊँ। तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा बुरा लगा कि उन्हें अभी भी मेरी ईमानदारी पर डाउट था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लगा था कि आप मुझ पर पूरा यकीन कर चुके होंगे सर। तो मिस्टर रत्नम कहते हैं कि बिजनेस में, खासकर ऐसे बिजनेस में, कुछ भी पक्का नहीं माना जा सकता। दुनिया में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लालच है। तुम्हारे पहले वाले ने कम बिक्री दिखाकर डिफरेंस अपने पॉकेट में रख लिया था। ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक स्टॉक चेक ना हो। तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैं समझ गया। यानी कि हमारे इसके बाद जो मिस्टर रत्नम है वो आगे कहते हैं कि मैं बस नए स्टॉक भेजने से पहले पहले वाला चेक करना चाहता था। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो हमारे जो राइटर है यानी कि हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि अच्छा था कि उन्होंने सामने से पूछ लिया, और मैंने जो है वो नेचुरली इस चीज़ को माइंड भी नहीं किया। अगले घंटे के आसपास हमने स्टॉक का एक तरीके का क्विक चेक कर लिया था। एक्चुअली मैंने जो है वो ज़्यादा चेकिंग की, और अगर चाहता तो मिस्टर रत्नम को गलत फिगर्स भी दे सकता था, लेकिन मैं श्योर था कि सारा स्टॉक जो है वो बिल्कुल सही है और एक भी चोली का जो पीस है वो मिसिंग नहीं है।
दोस्तों आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि लेकिन जैसे ही मैं काउंटिंग कंप्लीट करने वाला था, मिस्टर रत्नम ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि बस ये काफ़ी है। मैं जो है वो तुमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो मैं जो है वो मतलब कि साड़ी के और चोली के पीसेस जो है वो भेज दूंगा। और अगले महीने से तुम क्या करो कि किसी को असिस्ट करने के लिए रख लो, एक छोटा सा जो है वो लड़का रख लो जो तुम्हारी छोटी मोटी मदद करता रहेगा और तुम्हारे काम में भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मिस्टर रत्नम जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो मतलब कि रुक गए और उन्होंने जो है वो बाद में थोड़ी देर रुककर जो है वो बड़ी सी एक स्माइल दी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मुझे तुम्हारा कस्टमर्स के साथ तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पर्सनली इस पे सेटिस्फाइड होना चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया कि सुबह अपनी बहन और बेटी को एक दो छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए तुम्हारी दुकान पर भेज दिया। लगता है कि तुमने सुबह बस दुकान खोली ही थी, लेकिन तुमने जो है वो मेरी बेटी को एक 100 रुपीज़ का नोट भी चेंज करके दिया। चेंज के लिए वेट करना काफ़ी इरिटेटिंग होता है। और मुझे साथ ही साथ ये भी पसंद आया कि तुमने मेरी बहन को एक ही लेने का आइडिया दिया था, लेकिन तुमने उसको 2 साड़ियाँ बेच दी। दो तारीफ कर रही थी। अब बस क्या करते हैं कि कैश बॉक्स चेक कर लेते हैं और फिर काम हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तुम्हारे कैश बॉक्स में एक 100 रुपये के नोट और मेरी बेटी और बहन के दिए गए पैसे के अलावा ज़्यादा तो नहीं होगा, ये मुझे पता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। दोस्तों आगे हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरा जो दिल है वो उस मोमेंट पे एकदम से धड़कना बंद कर गया था जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैश बॉक्स में से एक पूरा 100 रुपीज़ का नोट मिसिंग है। और जैसे ही मिस्टर रत्नम ने जो है वो उस लिड को खोला तो उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस कर ली और बस इसी तरह मैंने जो है वो अपनी नौकरी खो दी। मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने बस उनको और बॉक्स को जो है वो मतलब कि अल्टरनेट तरीके से मैं देखता रहा, बिल्कुल ब्लैंक स्टेयर करते हुए। मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी एक्सप्लेनेशन जो मैं उनको दूंगा वो उनको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा था ही नहीं। उनको सिर्फ ये सच दिखाई दिया कि कैश बॉक्स में से एक 100 रुपये का नोट मिसिंग है। वैसे भी मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि उनकी जो बहन और बेटी मेरी दुकान पर कस्टमर बनकर आई थी वो मुझे जो है वो एक ट्रिकस्टर यानी कि धोखेबाज की पेयर लग रही थी। और बाद में क्या हुआ कि मिस्टर रत्नम ने जो है वो सिर हिलाया और थोड़ा उदास लग रहे थे और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा चेहरा कितना ईमानदार लगता है। हमारे नरेटर कहते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ ईमानदार, लेकिन अब मैं बिना नौकरी का हूँ और अगर आपको किसी को एक तेज़ और मेहनती यंग सेल्समैन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। यानी कि स्टोरी के एंड में हमें ये बताया गया है कि हमारे जो नरेटर है यानी कि वो जो सेल्समैन है वो अभी भी नौकरी की तलाश में है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर इस स्टोरी के ओवरऑल मैसेज की बात करूँ तो इस स्टोरी का ओवरऑल मैसेज ये है कि सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि बिजनेस में हर डिसीजन सोच समझकर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलत समझ या फिर जल्दबाजी इंसान को बड़ा नुकसान दे सकती है। ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी दिखाती है कि अपीयरेंस या फिर चेहरे से किसी की नीयत का अंदाज़ा लगाना हमेशा सही नहीं होता, चाहे वो चेहरा कितना ही सीधा और ईमानदार क्यों ना लगे। साथ ही ये जो कहानी है वो ये भी बताती है कि बिजनेस वर्ल्ड में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ प्रूफ और सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। आखिर में नरेटर सच में ईमानदार तो होता है, फिर भी सिचुएशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी नौकरी खो देता है, जो कि हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी कभी सच होने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ता है और हर बार जो इंसाफ है वो तुरंत नहीं मिला करता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीचैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।